नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनोलिया और आप देख रहे हैं ट्रेडेंट टीवी। आज है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध की जयंती पर मनाई जाती है और जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान बुद्ध यानी कि जिन्होंने इस विश्व को शांति की बात करी, अहिंसा की बात करी, प्रेम की बात करी, धर्म की बात करी, वो रास्ता दिखाया। उन्होंने उन रास्तों को छोड़ दिया जो भौतिकता पे जाके खत्म होते हैं। उन्होंने तमाम चीजों से उठकर व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास का रास्ता पथ प्रदर्शित किया। उन्होंने अपदीपो भव की बात भी कही। गौतम बुद्ध एक बात कहते थे, उन्होंने कहा कि हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त ना कर ले। यानी हम तमाम चीजें करते हैं दूसरों पर विजय पाने के लिए, हम उस पर दूसरे देश पर विजय पाने की कोशिश करेंगे, दूसरे लोगों पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे सामान पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो खुद को, जबकि विजय हमें प्राप्त करनी थी खुद पर। क्योंकि आज हम जो भी कर रहे हैं उसकी प्रेरणा, उसकी सोच हमारे भीतर से आती है। तो आज हम इस कार्यक्रम के जरिए सीखेंगे उन सबक को जिसके जरिए हम खुद पे विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप के मालिक खुद हो सकते हैं, और हम अपदीपो भव की जो बात हमसे कही गई है उसके जरिए आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का। नमस्कार, मैं सुनील नारनोलिया आप अतिथियों के हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं और बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। स्वागत है आपका। और स्वागत की परंपरा में सबसे पहले मिलवाना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ी हुई पूनम मेहता साहिबा, जो कि 7 स्टार महावास्तु इंस्टीट्यूट आचार्य हैं और प्रोफेशनल कंसल्टेशन एंड योगादान से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी आपका। और हमारे साथ जुड़ी हुई है मेघा GS मिश्रा जी, जो कि फाउंडर हैं कॉस्मिक रेकी। मेघा जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ी हुई शिव ज्ञानेंद्र सिंह साहब, जो कि फाउंडर है कॉस्मिक रेकी से। शिव ज्ञानेंद्र जी स्वागत। शिव साहब, पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूंगा कि हम बात करते हैं बुद्धा माइंडसेट की, तो आखिर क्या है ये बुद्धा माइंडसेट जिसके जरिए कहते हैं लोग कि शांति की बात करें, तनाव मुक्त जीवन जीने की बात करें, वो रास्ते प्रशस्त होते हैं। सबसे पहले मैं आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को नमस्कार करता हूँ और थैंक यू प्रेजेंट टीवी का हमें मौका देने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर। तो हम बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा की, बुद्धा माइंडसेट की। तो बुद्धा माइंडसेट जो है वो सिर्फ कोई विचारधारा नहीं है, वो है जगा हुआ इंसान, हमारा खुद का जगना, हमारा जागरूक होना। तो जब हम अपने आप को जगा लेते हैं तो हम हर एक चीज को बहुत ही एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है या हमें किसी से ईर्ष्या हो रही है या फिर हमें किसी से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्यों हो रही है। तो वो सब जब चीजें हम अपने आप को देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें सिंपल होती जाती है। और अब जब हम बात करते हैं कि ये बुद्ध मानसिकता हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, तो जो कि रोजाना की लाइफ स्टाइल में जो स्ट्रेस है, टेंशन है, नेगेटिविटी है, इमोशंस है, कभी काम का प्रेशर है सबके ऊपर, रिश्तों के अंदर तनाव है, उसमें बुद्ध मानसिकता का प्रकाश हम इस तरीके से देखते हैं कि ये एक ये रास्ता है, एक विचारधारा है जिससे हम चल के हम चीजों को सही कर सकते हैं और अपने जीवन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। जी जी, तो बहुत बहुत जी। बुद्ध मानसिकता की जो सबसे मेन पहलू है वो है प्रेजेंट में रहना। कि आप जब वर्तमान में रहते हैं तो आप अपने ना तो भविष्य की चिंता करते हैं ना ही पास्ट में जाते हैं। तो जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हम ईश्वर से अलाइन रहते हैं, हम अपने आप के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इस तरीके से हम अपनी लाइफ को बहुत इजी और सिंपल कर सकते हैं, स्ट्रेस मुक्त हो सकते हैं हम। जो कि प्रेजेंट मोमेंट में रहकर बहुत बार हम अपने पछतावे की तरफ सोचते हैं, पास्ट में क्या हो गया, हमने ऐसा क्यों करा, हम भविष्य की चिंताएं करते रहते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। पर अगर हम प्रेजेंट में रह के हर एक चीज को सिर्फ देखें एज अ ऑब्जर्वर, तो वो सारी चीजें हम बहुत सिंपल तरीके से हम इमोशंस के अंदर नहीं जाएंगे और हम उस चीज को बहुत सिंपल तरीके से वो कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। बहुत इसमें सुंदर हम बात कही। हर पाँच पाँच 5-10 मिनट का टाइम निकाल के अगर हम अपने आप को देखें, अपने हर एक एक्ट को देखें, तो हम अपनी चीजों को बहुत सिंपल कर सकते हैं अपने आप को ऑब्जर्व करके। बहुत बहुत धन्यवाद शिवज्ञान साहब कि आपने बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है कि मुझे लगता है कि आपकी एक ही पंक्ति में सारी बातें आ जाती हैं। जगा हुआ
इंसान, एक ऑब्जर्वर की तरह जो देखता है सिनेमा की तरह, कि आपके सामने सिनेमा चलती है तो आप उसका सही गलत, क्या सही चल रहा है, कहाँ कहानी में क्या फेर होना चाहिए था, कहाँ रुकना चाहिए था, कहाँ चलना चाहिए था, ये सारी बातें तय करने लग जाते हैं। तो ऐसी ही कोई स्थिति आपके जीवन में तब शामिल होती है जबकि आप भीतर से जग जाते हैं। जब तक आप मिलना, बिछड़ना, रिश्तों के कर्जों की बात करें, उन तमाम चीज़ों में पड़े रहें, ये कमाना है, ये खोना है वाली चीज़ों में पड़े रहते हैं, तब तक आप जगे हुए नहीं होते, क्योंकि आप उन तमाम चीज़ों से घिरे हुए। आप मझधार पर बैठकर, किनारे बैठकर ही अपने आप को सही कर सकते। मझधार में फंसे हुए हों तो आप नहीं बता सकते। मुईद रशीदी का एक शेर याद आता है, फरमाते हैं, ये हिजरतों के तमाशे, ये कर्ज रिश्तों के, मैं खुद को जोड़ते रहने में टूट जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किल इसलिए पेश आती है कि हम उस मझधार में फंसे रहते हैं, और बुद्ध सिखाते हैं कि आप किनारे पर बैठ के ऑब्जर्व करें। तो ऑब्जर्व करने के लिए जाना जरूरी है कि आखिर इसको डेली रूटीन में शामिल कैसे करें। तो ये सवाल लेकर मेघा जी की तरफ हाजिर हो। तो मेघा जी, सवाल ये है कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मानसिक कल्याण के लिए हम अपनी डेली रूटीन की जो बात कर रहे हैं उसमें आध्यात्मिक साधनाओं को कैसे अपना सकते हैं। जैसे कि अभी शिव साहब कह रहे थे कि आप जगे हुए हों तो बेहतर हो सकता है। जी, बिल्कुल। नमस्कार आप सभी को। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपके क्वेश्चन पे मूव करने से पहले सुनील जी, मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना चाहूंगी। हमारे पास काफी सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जीवन से परेशानियां खत्म नहीं होती। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या वो अपने आप को स्पिरिचुअल मानते हैं या फिर धार्मिक मानते हैं? बहुत डिफरेंस है स्पिरिचुअल होने में और धार्मिक होने में। बहुत आप बड़ी बात धार्मिक हो सकते हो बट स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, और कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस करके आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ ना भी करें तब भी स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ सकते हो। तो इसमें कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे मेरे मित्र शिव ज्ञानेन्द्र सिंह ने भी बोला, माइंडफुलनेस। तो मैं इसको एक छोटे से उदाहरण से स्टार्ट करना चाहूंगी। जी। आज की डेट में कोई छोटा बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो हम उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं कि बच्चा खाना खा लेगा। बड़ी तो बात दैट कही। इज नॉट माइंडफुल ईटिंग। अगर हम बच्चे को एकाग्र होके सिर्फ उस खाने के स्वाद पे कंसंट्रेट करने के लिए कहें और कहें कि इस खाने को एंजॉय करो, तो दैट विल बी माइंडफुल ईटिंग। हम आजकल उस प्रेजेंट में रह ही नहीं रहे हैं। इस भागदौड़ की जिंदगी में हमने वो करना छोड़ दिया है। बस हम सिंपल सा कोई भी तरीका अपना लेते हैं और अपने काम से निपटारा पाना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिस मैं कहूंगी, दैट शुड बी द माइंडफुल वर्क। हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसको प्रेजेंट में रह के उस काम पे फोकस करके उस चीज को करेंगे, तो फिर जो है हम एक सिंपल से प्रैक्टिस से अपने लाइफ को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा सकते हैं, अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। दूसरा है डेली क्वाइट टाइम निकालना। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें जिसमें हम अपने अंदर झांक के देख सकें कि हम क्या हैं, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। तीसरा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। इस भागदौड़ की जिंदगी में हम अगर सोचें कितनी बार हम थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू एक फॉर्मेलिटी हो गई है कि किसी ने हमारा कुछ काम कर दिया, दैट इज अ वेरी फॉर्मल थिंग कि हमने उसको बदले में थैंक यू बोल दिया। वो हम ऑफिस में करते हैं, इनफॉर्मल लोगों के साथ, जो फॉर्मल लोग हैं उनके साथ करते हैं, लेकिन क्या हम घर में कभी अपने परिवार में अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, क्या कभी हमने थैंक यू बोला? हम उस ईश्वर को एक बस नियम बन गया है कि हाँ ठीक है हमें पूजा करनी है, तो उस पूजा के दौरान हम ईश्वर को धन्यवाद कर देते हैं। धन्यवाद करने से ज्यादा हम उनसे कुछ मांग लेते हैं, लेकिन कभी तहे दिल से किसी की शुक्रिया अदा नहीं करते। उसमें हम बहुत कंजूस हो जाते हैं। और करुणा और कंपैशन का भाव, ये हम सबके लिए रखें। और जो सबसे जरूरी चीज है, दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो है अटैचमेंट। तो अगर हम उस अटैचमेंट के बदले डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें तो हम
अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। डिटैचमेंट का मतलब मैं ये नहीं कहती कि किसी से प्यार करना छोड़ दो, बट किसी से इतने अटैच मत हो जाओ कि उनके एक्शंस, उनके ना रहने पे हम दुनिया छोड़ने की बात करने लगे। तो बस यही कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जिसे हम अगर डेली रूटीन में अपनाते हैं तो हम एक स्ट्रेस फ्री और पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण सी बात कही। आपकी बातें सुन के मुझे हमारे एक मित्र हुए हैं यतीश जी, वो एक बात कहते हैं कि बोले अक्सर हम लोग ईश्वर को अपना मैनेजर समझ के रखते हैं, मांगते रहते हैं कि ये कर दो वो कर दो, और फिर हम कहते हैं कि हम सब उसी की शरण में हैं। तो जिसकी शरण में उससे मांगते नहीं हैं, उसको आदेश नहीं देते हैं, उससे सिर्फ करते हैं कि वो जो देगा वही सिर माथे वाली बात। और मुझे लगता है कि आपके शब्दों में एक जो आज की इस शो के लिए एक सबक है कि स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, धार्मिकता की जो हम बात करते हैं, अक्सर लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों, आध्यात्म बात करें, धार्मिकता की बात करें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म जहाँ आपको अपनी रूढ़िवादियां हैं उन चीजों से बांधता है, आपकी परंपराओं से बांधता है, वहीं आपको अध्यात्म है मुक्त करता है और लेकर जाता है उस ईश्वर के करीब। तो धर्म को हम ईश्वर से नहीं जोड़ते, परंपराओं से जोड़कर देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और पूनम जी की तरफ रुख करता हूँ। पूनम जी, सवाल ये है कि आज का जो समय है, जो तनावपूर्ण, जिस तरह देख रहे हैं हम लोग, जब बॉर्डर की बात कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे भी चल रहा है, और देश की बात भी करें, विदेश की बात भी करें, तो हर तरफ कहीं न कहीं तनाव चलता रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे घर की हम जो बात करें, उसके जो वातावरण की जो बात करें, हमारी मन की स्थिति की जो बात करें, उसको ध्यान और अभ्यास के जरिए किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं और ये चीजें हमारे को कैसे बेहतर बना सकती हैं? नमस्कार सुनील जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद मुझे क्रेडेंट टीवी पे इनवाइट करने के लिए। आप सभी को मेरा महानमः और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मन, जैसे बाहर तो तनाव है लेकिन हमारा भीतर मन चंद्रमा से रिलेट करते हैं हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो जब हमारा मन बहुत चंचल होता है, मन पे संयम पाना सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि चंद्रमा की आप जानते हैं कि कितनी सारी कलाएं हैं। आज पूर्णमासी है तो चंद्रमा पूर्ण कला से है। सो मन को कंट्रोल करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। हमारे घर में अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर सके तो हम बाहर के वातावरण से आती हुई नेगेटिव ऊर्जा को अपने तक आने नहीं दे सकते, बिकॉज वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर सेल्स। ठीक है, सो मन को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी घर की कुछ दिशाएं हैं जिसे अगर आप बैलेंस करते हैं तो आप अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल घर के वास्तु की अगर हम बात करते हैं, वास्तु यानी आपके घर की जो पेरिफ्री है, चाहे आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके फैक्ट्री की, तो यहाँ पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अगर हम संतुलित करते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के साथ कुछ और दिशाओं का भी मैं आगे जाके उल्लेख करूंगी, अगर हम इसे संतुलित करते हैं तो हम हमारे मन पे काबू पा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले हमें सिखाया है हमारे मन पे कंट्रोल करना, अपने सेल्फ में रीइंस्टेट होना। जब हम हमारे सेल्फ में रीइंस्टेट होते हैं तो हम भगवान के साथ एकाकार कर पाते हैं और तब हम अपने मन को हमारे वातावरण के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। तब बाहर की जो नेगेटिव ऊर्जा आती हुई, चाहे कितना भी तनाव बाहर क्यों ना हो, अगर आपका मन शांत है तो आपके भवन में शांति है। अगर आपका मन शांत है तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट से आपको सही चीज़ें दिखाई देती है, आप सही डिसीजन ले सकते हैं, आप सही निर्णय ले पाते हैं। क्योंकि अगर आप गलत कुछ सोचेंगे तो आप गलत डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आपका मन कंट्रोल में है तो आपको सही दिखेगा, सही सोचेंगे और सही निर्णय भी लेंगे। सो मन पे कंट्रोल पाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको अपने घर के वातावरण को बैलेंस करना, महावास्तु की 16 दिशाओं को बैलेंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। मन को साधने से सारे काम सध जाते हैं। जब तक आप मन को नहीं साधेंगे तब तक विचलित रहेंगे और समस्याएं बनी रहेंगी। क्योंकि किसी ने कहा है कि खुशी प्राप्त करने के लिए पहले खुश होना पड़ता है, चीजें आने पे खुश नहीं हुआ जाता। हम लोग अक्सर इसी में रहते हैं, ये चीज मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, जबकि जो वास्तविकता है उसके विपरीत है। जब आप खुश होते हैं तो आप अपेक्षित जो वस्तु कहें या जो सफलता कहें वो आपके जीवन में शामिल हो जाती है। अगर आप चिंतित हैं, अगर आप परेशान हैं, तो वो सफलता आपको मिलेगी भी तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी या फिर नहीं भी मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत जब इंसान अंदर से खुश होता है, अपने सेल्फ में रीइंस्टेट हो जाता है तो वो खुश होता है। जब वो खुश होता है तो वो अपने ऑरा पे खुशी डिपिक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो आपका एक ऑरा है, आप अंदर से अगर प्रफुल्लित है, खुश है, तो आप दूसरों को खुशियाँ देंगे।
हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, अगर हम खुश हैं तो वो भी हमें देखकर खुश होते हैं। तो अपने अंदर खुशी पाना ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। अपने आप को रीइंस्टेट करना ये सबसे बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। और अगला सवाल लेके हाजिर होता हूँ शिव साहब की तरफ। शिव साहब, आज की भागते दौड़ती जिंदगी को लेकर थोड़ा सा एक बार फिर से मैं रुक करता हूँ, और मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि क्या वजह लगती है कि इतना सारा तनाव हमारी जिंदगी के अंदर शामिल होता जा रहा है। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तकनीक की, सुविधाओं की, समाधानों की, तो हमें लगता है कि हर कोने पर समाधान और तकनीक बिखरी हुई है, जो इसलिए है कि हमें सुरक्षित और साधन संपन्न बनाएगी और हमारी सहायता करने के लिए होगी। उसके बावजूद हम ज्यादा परेशान, ज्यादा विचलित नजर आते हैं। और कैसे निपटा जाए इन तमाम समस्याओं से? जी, अनम्यूट कर लें। बल्कि आपने आज की भागदौड़ में जो हम जी आवाज आ रही थी? जी, बिल्कुल आ रही है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर सवाल किया है आपने कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अपने आप को कैसे इन सब चीजों से समेट के अपने अंदर वाले को खुश रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की समस्याएं क्या है। सबसे ज्यादा आज हम लोग परेशान हैं तो अपनी सेल्फ टॉक से परेशान है, जो हम अपने आप से नेगेटिव बातें करते रहते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो इसके पीछे एक मैं आपको साइंटिफिक वो दूंगा तथ्य कि जापान के जो एक नोबेल पुरस्कार वो थे साइंटिस्ट मिसारो इमोटो, उन्होंने एक रिसर्च किया था कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आप उनसे अच्छा वर्ड बोलेंगे तो उनमें क्रिस्टल बन जाते हैं, अच्छे क्रिस्टल बनते हैं। अगर आप उनको बैड वर्ड बोलते हैं तो उनके वो क्रिस्टल्स बिखर जाते हैं। अब हमारी बॉडी में 70% पानी है। अगर हम हर समय अपने आप को कोसते रहेंगे, गलत बोलते रहेंगे, तो हमारी बॉडी लगातार डिटोरेट और नेगेटिव उसमें चली जाती है। जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि आपका ऑरा जो होता है, अगर आप खुश हैं तो आपका ऑरा बहुत अच्छा होता जाता है। तो सेम उसी तरीके से हमारा ऑरा, अगर हम गलत बोल रहे हैं अपने आप से, तो चीजें खराब होती जाती है, नेगेटिव होती जाती है। फिर हम हर चीज में एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपना लेते हैं। आजकल हमारी इच्छाएं, डिजायर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम कंपैरिजन में चले जाते हैं कि मेरे फ्रेंड्स के पास में ये है पर मेरे पास में नहीं है। अगेन हम फिर एक नेगेटिव दृष्टिकोण में चले जाते हैं। जी जी। बहुत कुछ देखते हैं तो हम अनरियलिस्टिक हमारी अप्रोच हो जाती है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, हम लोगों से बहुत सारा उम्मीदें लगा बैठते हैं कि मैंने उसके साथ ये किया तो वो भी मेरे साथ ऐसा करेगा, और हम अंदर अंदर ये सारी चीजें सोचने लगते हैं। उससे हमारी मनोदशा खराब होने लगती है। और उन सबसे ज्यादा है, हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं कि सब कुछ मेरे हाथ में हो, जो मैं चाहूँ बस वैसा होने लगे। पर जरूरी नहीं कि हर चीज में आप ही हमेशा किंग बन के रहेंगे। कई जगह पे आपको नीचे देख के, नीचे करके चीजों को एक्सेप्ट करना पड़े। तो हम लोग जब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चीजों को नहीं समझते, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम बात करते हैं कि इन सारी चीजों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, इनको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो जैसा कि बुद्धा मानसिकता कहती है कि अवेयरनेस, जागरूक होना। अगर आप हर एक थॉट को समझें, देखें और परखें कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, किसके लिए चल रहा है और वो क्यों चल रहा है। अगर हम अपने आप से सवाल करने लगे, अपने थॉट को जज करने लगे, चेक करने लगे, तो सबसे पहला आपको बाउंड्री, लिमिटेशन वही मिल जाएगी कि नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ किसके बारे में। हमें अपनी इच्छाओं को छोड़ना होगा, जो हम अनएक्सपेक्टेड जो डिजायर्स हमारे मन में है कि नहीं मुझे ये भी पाना है, वो भी पाना है, अनरियलिस्टिक जो हमने गोल बना लिए हैं और बिना मेहनत के हम उनको पाना चाहते हैं, हमें उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि चीजों को हम कैसे विद प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे उनको अचीव कर सकते हैं। सबसे मेन काम है, जो सबसे मेन विचारधारा है बुद्धा माइंडसेट की, वो है दया, करुणा, कंपैशन। हम लोग अपनी ही चीजों को पाने के लिए हम दूसरों पे पैर रख के चढ़ना चाहते हैं। हम ये नहीं देखते कि सामने वाले के साथ में कोई परिस्थिति है, वो भी परेशान है, पर हम उसकी सारी परिस्थिति, परेशानी को नकार के बस अपनी चीजों को पाना चाहते हैं। और इसके चक्कर में क्या होता है कि हम इनह्यूमन होते जाते हैं। तो हमें अपने साथ और अपने सामने वालों के साथ में हमें दया रखनी चाहिए। और सबसे मेन चीज है कि हमें जो भी स्ट्रेस है या जो भी प्रॉब्लम्स है, हमें उनसे परेशान नहीं होना चाहिए। हमें उनको एज ए टीचर, उनसे लर्निंग लेनी चाहिए कि हमें वो भी सिखा रही है, हमें आगे बढ़ते हुए कदम में अपनी जिंदगी में हमें वो सिखा रही है कि हमने वहां से सॉल्यूशन ढूंढा और हम कैसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे मेन जो पॉइंट है वो है आपका प्रेजेंट में रहना, कि हम चीजों को ऑब्जर्व करें और प्रेजेंट में रहें, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी सांसों के साथ जुड़ के अपने हर एक विचार को चेक करें कि वो विचार कहाँ से और क्यों आ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है।
जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हम सब चीजों से धीरे धीरे मुक्त होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम एक तनाव मुक्त जीवन अच्छे तरीके से जी सकते हैं। बहुत सही कहा है आपने शिव साहब कि जो ज़मीन है हमें अब आगे बढ़ने के लिए वो वर्तमान की ही मिलती है। ना अतीत हमारे काम आता है, ना भविष्य के बारे में कुछ जायजा लगाया जा सकता है, कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जो हमें निर्णय लेने हैं उस वर्तमान की ज़मीन पर खड़े रह कर लेने होंगे। शिव साहब ने एक बड़ी बात कही है कि आजकल ख्वाहिशों का जो दौर है बहुत है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद में चौथी ख्वाहिश बनी रहती है, और वो भी ख्वाहिशें अनरियलिस्टिक भी होती हैं। कई बार लगता है कि नहीं, उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, जबकि हम उसके पीछे की सारी कहानी, सारी इबारत, सारी तदवीज क्या है उसको भी भूल जाते हैं। काफी आदमी साहब फरमाते हैं कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए और 2 गज कफन के बाद। तो ये इंसान के साथ बड़ी मुश्किल रहती है कि मुझे ये मिल गया तब ये और दे दो, ये मिल गया तो मुझे ये और दे दो। बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही। एक सबक आज हमें शिव साहब के जरिए मिला है कि अपने आप को एक कंट्रोल में रखें। ख्वाहिशें होनी चाहिए लेकिन इस तरह नहीं कि जो आपको ही परेशान कर जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, और मेघा जी की तरफ फिर से रुख करता हूँ। मेघा जी, एक सवाल लेकर हाजिर होता हूँ। आप कॉस्मिक रेकी पर अद्भुत कार्य कर रही हैं, तो मैं इसी के बारे में लेना चाहूँगी। कॉस्मिक रेकी है वो किस तरह से इमोशनल और मेंटल हीलिंग के लिए काम करता है? कृपया इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल सुनील जी। सो कॉस्मिक रेकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर कैसे असर करता है, उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ एक्चुअली होता क्या है। तो इमोशनल हेल्थ ये है अपने इमोशंस को समझना, उन्हें फील करना और उन्हें बैलेंस करना। मेंटल हेल्थ है अपने थॉट्स, स्ट्रेस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को समझना और संभालना। और दोनों ही इंटरलिंक्ड है, हमारा इमोशनल हेल्थ और हमारा मेंटल हेल्थ। बिकॉज जो थॉट्स जनरेट होते हैं उन्हीं से फीलिंग्स बनती हैं, उन्हीं फीलिंग्स से इमोशंस बनते हैं, उन्हीं इमोशंस से हम एक्शंस लेते हैं जो हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करती है। तो इसलिए हमारा इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ सही होना बहुत जरूरी है, और तभी हमारा फिजिकल हेल्थ भी सही हो पाएगा। क्योंकि रेकी का जो सार है वो इसी में छुपा है कि हमारी बॉडी में 99% डिजीजेस जो हैं वो हमारे विचारों, हमारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से होते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि कॉस्मिक रेकी उसमें कैसे हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेकी क्या है। रेकी बेसिकली एक जापानीज टेक्निक है जिसमें हम यूनिवर्स की एनर्जी के थ्रू लोगों को, सिचुएशंस को, हर चीज को हील कर सकते हैं। और रेकी जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर करती है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जो मेन चक्रास होते हैं, जिनको हम एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, जिसके थ्रू एनर्जी हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और हर एक चक्र हमारी किसी ना किसी इमोशन से जुड़ा होता है। तो अगर कोई नेगेटिव इमोशन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो उससे वो चक्र अफेक्ट होता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्मूथ नहीं रहता। तो रेकी क्या करती है कि उन एनर्जी ब्लॉकेजेस को दूर करती है ताकि एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में फिर से स्मूथ हो सके और हम सही से एक मेंटल पीस वाली लाइफ और फिजिकल हेल्थ वाली लाइफ जी सकें। दूसरा है कि रेकी हमारे माइंड को काम करती है। रेकी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पे काम करती है, एक नया न्यूरो पाथवे बनाती है जिसके थ्रू हम हील होते हैं। जो पुराने न्यूरॉन्स हैं उनको रीजनरेट करती है और एक नया न्यूरो पाथवे बनाती है माइंड को काम करने के लिए। इसके अलावा रेकी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी हील करती है। जो चीजें हमें पता नहीं है कि हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे होते हैं जो हमें खुद को नहीं पता होता, लेकिन कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो ट्रिगर होता है। कुछ ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं जो हमें खुद को नहीं पता होती, लेकिन कभी बड़े होकर भी वो ऐसा इंसिडेंट सामने आता है तो हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं। तो रेकी हमारे उस सबकॉन्शियस माइंड को हील करती है और प्लस हमें सेल्फ लव और फॉरगिवनेस सिखाती है। तो इस तरीके से रेकी हमें हेल्प करती है अपने माइंड को काम रखने में, अपनी बॉडी को फिट रखने में, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने में।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है रेकी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और एक बात मुझे लगता है बड़ी खास रही है कि 99% जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों की वजह से उनका प्रादुर्भाव होता है, उनकी शुरुआत होती है, उनका उद्भव होता है। तो अगर हम अपने विचारों को अगर ठीक रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो मान के चल सकते हैं कि हमारी 99% बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो सकती हैं। तो यहीं से, अभी से और आज से ही हम शुरुआत करते हैं विचारों की शुद्धता की, ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। पूनम जी की तरफ रुख करता हूँ और सवाल लेता हूँ कि कौन से आसान और ऐसे प्रभावशाली वास्तु उपाय जो आप हमें बताने चाहेंगे, जिसके जरिए हम एक सामान्य से घर को भी बहुत शांत और ऊर्जावान जो केंद्र के रूप में बदल सकते, ध्यान केंद्र, मेडिटेशन जिसे हम स्पेस बदल सकते हैं। जी बिल्कुल सुनील जी, मेरे गुरु डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने महावास्तु के और महागुरुकुल के जो फाउंडर हैं, हमें 32 एंट्रेंसेस, 16 दिशाएं और 45 देवतास का उल्लेख किया है। 45 देवतास में 33 देवतास है और 12 असुर हमारे कॉस्मिक, हमारे घर के पेरिफेरी में मौजूद रहते हैं। अभी बहुत ही सिंपल, बहुत ही साइंटिफिक तरीका है, ना यहाँ पे कोई सुपरस्टिशन है, ना कोई ब्लाइंड फेथ है, कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सी लॉजिकल साइंस है। पंच तत्वों का खेल है। पंच तत्वों का आपका शरीर बना हुआ है और पंच तत्वों का आपका भवन बना हुआ है। हमारे गुरु कहते हैं कि भवन की पुत्री होती है भावना। तो आपकी भावना जैसी आपके भवन में होगी वैसे ही आपका भवन रिएक्ट करेगा। महावास्तु में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी ईशान कोण, यह डायरेक्शन आपके एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 9th बॉक्स को गवर्न करता है, जो आपके भाग्य है और आपके गुरु का भाव भी है। सो जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हम डिक्लटर करते हैं, उसको संतुलित करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, और वहाँ पे बैठ के अगर हम मेडिटेशन करते हैं या सिर्फ हम बैठ के कुछ 5 मिनट बैठ के हम आंख बंद करके भी चुपचाप भी अगर हम बैठ जाते हैं, तो आप अपने सेल्फ में रीइंस्टेट हो जाते हैं। अभी मैम ने जैसे चक्रास की बात की, तो हमारे जो सातों के साथ चक्रा है वो अलाइन होने लग जाते हैं। जब वो अलाइन होते हैं तो हम परमात्मा के साथ एकाकार करते हैं और हमें वो अंदर से वो खुशी मिलती है। सेल्फ में अगेन रीइंस्टेट होते हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन गुरु की दिशा है, बृहस्पति प्लैनेट को गवर्न करता है। फिर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारे में लेट गो पॉलिसी होनी चाहिए। हम ना चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। ये जो तनाव आज बाहर है और हमारे घर के अंदर है, हमारे आपसी रिश्तों में है, क्यों है? क्योंकि हम ना सॉरी नहीं बोलते। जैसे मैम ने कहा थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे लेट गो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बातों को ना पकड़ के नहीं रखना चाहिए, जाने देना चाहिए। इट इज़ ओके, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन। जब हम लेट गो करते हैं ना, तो हम अपने आप पे फेवर कर रहे हैं, हम अपने आप में खुशी लेकर आते हैं अगर हम लेट गो करते हैं। साउथ डायरेक्शन से हमें आता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ योर बॉडी। एक स्वस्थ दिमाग के साथ हमें एक स्वस्थ शरीर भी तो चाहिए। एक रिलैक्स्ड बॉडी है अगर होगी तो, बिकॉज ब्रेन भी तो, माइंड भी तो एक बॉडी का हिस्सा है। तो साउथ डायरेक्शन को संतुलित करने से, वहाँ से ब्लैक, ब्लू, सिल्वर, ग्रे हटाने से साउथ डायरेक्शन बैलेंस हो जाती है। वहाँ पे एक रिलैक्सेशन का माहौल फैलता है। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी में खुशी कहाँ से आएगी? आपके घर के किस कोने को बैलेंस करने से आपके घर में हैप्पीनेस और आप अपने आप को रिजनोवेट कर पाएंगे। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जो नॉर्थ ईस्ट के थोड़े से आगे जाके आती है। अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हम बैलेंस करते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे इंडोर प्लांट्स लगा देते हैं, या हमारे परिवार और फ्रेंड्स के साथ एक छोटी सी तस्वीर लगा देते हैं, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपके जीवन में और आपके भवन में आती है खुशियाँ। अगर आप खुश है, आपका ऑरा सही है, तो आप दूसरों में खुशियाँ बांटेंगे। इसी तरह से आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आपको तो पता ही होगा सुनील जी, पुराने जमाने में राजमहलों में कोप भवन होता था, जहाँ पे रानियां जाके रोती थी, उदास हो जाती थी तो वहां चली जाती थी, ना कि सबके सामने जाके अपना दुखड़ा रोती थी। सो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वो दिशा है जो आपको डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आप उदास है तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ी देर कुछ म्यूजिक लगा के बैठ जाइए, आप फिर से रिजनोवेट हो जाएंगे, फिर से तैयार हो जाएंगे एक सही सोच, एक सही विचारधारा के साथ। इसी तरह महावास्तु में केबी सर ने एक ब्यूटीफुल साइंटिफिक तरीके से किस दिशा से हम खुशियाँ ला सकते हैं, किस दिशा से हम क्लैरिटी ऑफ माइंड ला सकते हैं, कहाँ से हम डिटॉक्स हो सकते हैं, कहाँ से हम हमारी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। सो ये 16 दिशाओं में से ये कुछ दिशाएं
अगर हम संतुलित करते हैं तो हम हमारे अंदर एक मेडिटेटिव ऊर्जा लेकर आ सकते हैं। जब हम अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम लेट गो करते हैं, तो हमें कोई चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता भी सामने वाला हमारे साथ कैसे बिहेव कर रहा है। हम तो हमेशा ही खुश है, बिकॉज वी नो हाउ टू लेट गो। सो लेट गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, चीज़ों को छोड़ना सीखिए, पकड़ के नहीं रखना है। भगवान बुद्ध ने भी यही सिखाया है कि छोड़िए, प्रेजेंट में रहिए। जैसे सर ने बताया, आज का सोचना है, कल क्या हुआ उस पर नहीं सोचना है, आज जी। जो हो रहा है उसको एंजॉय कीजिए। सो ये सिंपल साइंटिफिक मेथड्स है, पंच तत्वों के द्वारा हम इसको अलाइन करते हैं घरों में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में। जी, बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है कि आज जो हो रहा है उसे एंजॉय कीजिए। और अभी आपके साथ और इस वर्तमान समय में हो रहा है कि आपके साथ संवाद, और इस संवाद को हम और हमारे दर्शक न केवल एंजॉय कर रहे हैं बल्कि इससे सीख के बहुत कुछ रहे हैं। और अगला सवाल मैं लेना चाहूँगा शिवज्ञान साहब के साथ। कार्यक्रम आखिरी 5 मिनट बचे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने अपने जवाबों को आप 1-1 मिनट के अंदर समेटें, तो हम समय सीमा के भीतर अपने आप को कंक्लूड कर पाएंगे। शिवज्ञानेंद्र साहब, आपसे सवाल लेता हूँ कि क्या आप हमें कुछ ऐसी सरल तकनीक या डेली रूटीन में ऐसी हैबिट्स जिनमें बता सकेंगे जिसके जरिए हम अपने आंतरिक शांति की बात करें, माइंडफुलनेस की बात करें, उनको विकसित कर सकें? जी, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समाधान की, कि हमने समस्याएं तो देख ली, अब समाधान क्या है। तो सबसे पहला समाधान जो मैं देना चाहूंगा बहुत सिंपल तरीके से, कि अगर हम अपने सांसों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दें, तो हम सबसे पहले कि हम अपने सांसों को ध्यान देंगे तो हम अपनी इनर जर्नी स्टार्ट कर देंगे। इनर जर्नी मीन्स हम एकाकार करने लगेंगे उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, और हम अपने और ब्रीथिंग से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ब्रेन की तरफ भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। आप प्राणायाम करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, बॉक्स ब्रीथिंग करिए, कुछ भी ब्रीथिंग करिए, पर आप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करिए। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस मतलब सिर्फ मुझे आपको थैंक यू नहीं बोलना है, या मैडम को थैंक यू नहीं बोलना है, या मेरे बॉस को थैंक यू नहीं बोलना है, मैं अपनी चेयर को भी थैंक यू बोलता हूँ। इस थैंक यू, इस ग्रेटिट्यूड से मतलब होता है कि मैं उस ईश्वर की बनाई हुई हर उस चीज को थैंक यू बोल रहा हूँ, जो जहाँ पे उसका अस्तित्व है। जहाँ पे हम कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है, तो हम उस हर एक चीज के लिए थैंक यू है। हमारे लिए मन में वो भाव है कि आपने जो दिया वो मेरे लिए बहुत बहुत उसका धन्यवाद। अगर हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। अगेन, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। हम जैसे कि हम अभी तक बात कर रहे थे प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना, पर हम कैसे रह सकते हैं, वो तरीका है कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ खाना खाने में हो, ना कि मेरा ध्यान मेरे ऑफिस में हो या मेरे क्लाइंट की तरफ हो। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, ना कि मैं कहीं और हूँ। मतलब मेरा मन, मेरा शरीर सिर्फ एक जगह पर होना चाहिए, ना कि मन का कहीं भटकाव कहीं और होना चाहिए। जी। आप मेडिटेशन, ध्यान करें, आप 5 मिनट अपने लिए निकालें और ध्यान करें। ध्यान करने से आपकी बॉडी अलाइन होती है, आपकी एनर्जीज अलाइन होती है, आपका मन शांत होता है, आप विचारों को देख पाते हैं। इस तरीके से बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको हम अच्छी तरीके से करके अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को सही तरीके से सही रास्ते पे ला सकते हैं। चलिए, बहुत जी बहुत बिल्कुल। धन्यवाद शिवज्ञानेंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेघा जी की तरफ रुख करता हूँ। मेघा जी, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप हमें क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगी, कौन से टिप्स देना चाहेंगी जिसके जरिए हम लोग संतुलित और जागरूक जीवन है वो जी सकें? जी, आपकी बात सुनील है। जी, मैं सिर्फ एक छोटा-सा वाक्य कहना चाहूँगी कि बुद्ध बाहर नहीं हमारे अंदर हैं, हमें बस उन्हें पहचानना है। और एक छोटी-सी कविता के साथ इस शो का समापन करना चाहूँगी मैं अपनी तरफ जी से, जी। जो बुद्ध के मन पर आधारित है। ना शोर में है सत्य छुपा, ना ही चाहत की दौड़ में। मन जब मौन हो जाता है, तो बुद्ध जन्म लेते हैं। ना क्रोध, ना मोह, ना कोई गिला, केवल करुणा और प्रेम की धरा। हर श्वास में हो सजगता की बात, यही है बुद्ध का सच्चा साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर और सार्थक कविता आपने हमारे साथ साझा की, आभार करता हूँ। और आखिरी सवाल पूनम जी से। पूनम जी, 1 मिनट आपके पास में भी है। बस आखिरी सवाल यही कि बुद्ध से हम अपने आप को, अपने घर को, हमारे आंतरिक संतुलन को किस तरह से जोड़ सकते हैं? बुद्ध भगवान विजडम के देवता है। हम ना समाज में इंटेलिजेंट लोग बहुत हैं, बहुत पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन देर आर मैनी फ्यू हु आर वाइज, जिसके पास विजडम है। विजडम देता है गुरु। सो अपने गुरु का आदर कीजिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन गुरु की दिशा है। अपना नवम भाव जो एस्ट्रोलॉजी में है उसको ताकतवर कीजिए।
और वो कैसे होगा, आप भगवान की तरफ अपना ध्यान लेकर जाइए। जैसे मैम ने कहा स्पिरिचुअलिटी एंड धार्मिक, इसमें डिफरेंस है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अपने आप से अलाइन करना, और भगवान बुद्ध सिखाता है विजडम। विजडम यानी वाइज होना। वाइज कैसे हम होंगे? सही और गलत की पहचान सबसे पहले अपने आप को वाइज करें, फिर आप दूसरों को प्रचार करें या प्रीच करें कि कैसे वाइज होना है। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप थोड़ा सा समय बिताएं, उसको डीक्लटर करिए। आई रिक्वेस्ट ऑल माय व्यूअर्स कि भाई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी ईशान कोण को बहुत ही महत्वपूर्ण समझें और इसको हमेशा डीक्लटर रखिए, साफ सुथरा रखिए। वहाँ पे अपने कोई भी एक देवता या कोई भी एक चिन्ह को लगा के, एक स्वस्तिक लगा के भी अगर आप वहाँ पे बैठते हैं तो उस धरती की ऊर्जा आपको विजडम ज़रूर देगी। और अपने गुरु की तस्वीर आप घर के अपने वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए, तो वहाँ से आपको मिलेगा विजडम उनकी ओर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, बहुत महत्वपूर्ण संदेश और मार्गदर्शन आपने हमें प्रदान किया। जाते जाते बस नासिर काज़मी साहब को एक शेर याद आ गया। फरमाते हैं, तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तूने वादा किया था याद तो कर। तो हमने अपने आप से वादा किया था हम खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे और दुनिया में खुशियां फैलाते रहेंगे। तो उस वादे को तो हमें याद करना है। हम मानते हैं कि बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उस वादे, उस पहल को भी याद रखना जरूरी है जो हमने इस जीवन में कदम रखते वक्त की थी। याद कीजिए उस बचपन के दिनों को जब आप मुस्कुराते थे, खिलखिलाते थे, तमाम परेशानियों को भी पल में भूल जाते थे। तो इसी तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बुद्धम शरणम गच्छामि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़े, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बताया कि हम किस तरह से शांति और सौहार्दमय वाला जीवन जी सकते हैं। अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि पुनः इस मंच पे आपसे मुलाकात हो। धन्यवाद।